Anyone who can tell me that what were we doing in the last class? I think we were doing assembly level language, and in assembly level language we were doing subroutines. जहां तक मुझे याद आ रहा है सबरूटीन्स कर रहे थे हम लोग. Anybody? नहीं पढ़ रहे हैं क्या आप लोग? पढ़ाई नहीं चल रही है ठीक से? चलिए, आई विल बी स्टार्टिंग अप. आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन. देखिए कि क्या क्या कर लिए हैं हम लोगों ने. जहां तक मुझे याद है कि ये सब रूटीन्स हम लोग कर रहे थे. और सब रूटीन्स क्या होते हैं आपको पता है कि सब रूटीन्स जो है कहीं पर जैसे 10 लाइन का कोड्स है तो 10 लाइन के कोड्स को हम लोग कौन सा कॉल किस समय करना है, किस कोड को कॉल किस समय करना है, किस कौन से इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होने हैं, और उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को कई बार जंप इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 10 लाइन का कोड है तो उसमें जनरली क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम सिक्वेंशियली ऑर्गेनाइज होता है और सिक्वेंशियली हम लोग उसको एग्जीक्यूट भी करवाते हैं, है ना. सिक्वेंशियली हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करवाने समय कुछ दिक्कतें आती है और हम लोगों को एज अ प्रोग्रामर हम लोगों ने 10 लाइन का कोड रखा है तो हम लोग ये चाहते हैं कि पहला 3 लाइन 1 2 3 इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन 2 और इंस्ट्रक्शन 3 वो तो सही से एग्जीक्यूट करे, लेकिन थर्ड के बाद जो है 7th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे. तो हमें जंप इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करना पड़ता है जिसके कारण जो है हम लोग थर्ड से सीधे 7th पे चले जाते हैं. राइट और रॉन्ग? राइट है? याद है किसी को कि नहीं याद है? कोई आप लोग बोल नहीं रहे हैं. मानसी, रिया, खुशबू, फैज. यस सर. यस सर, याद है. बताए हैं ना सारा कुछ? यस सर. यस सर. तनु, कशिश. यस सर, आता है. ठीक है, तो अब तनु Yes, sir, मुझे बताएं ये आप. बताएगी कि सब रूटीन कॉल क्या होता है. हम सबको तनु ये बताएगी कि सब रूटीन क्या होता है. जल्दी बताओ तनु. बता चुके हैं हम पहले. आप ही लोग बोल रहे हैं कि यस सर बता चुके हैं. तो बता चुके हैं तो बताइए. कशिश. सर, सबरूटीन कॉल किसी भी जो मैकेनिज्म है जिसमें वो एड्रेस को एक जगह पर रोककर फिर दूसरे काम करता है, उसके बाद फिर वो उसी पर जंप करके और फिर वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है. जैसे एग्जांपल दीजिए. अगर 20 लाइन का कोड है उसमें क्या करेंगे? 20 लाइन का कोड है तो वो लाइन से पहले 1 2 3 4 कोड एग्जीक्यूट किया, और अगर उसको 16 नंबर का कोड अगर ज्यादा जरूरी है करना तो पहले वो जंप करके 16 पर जाएगा और वो कोड एग्जीक्यूट करेगा और फिर से 5 नंबर पे आकर फिर वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा. वेरी नाइस, वेरी गुड. ये हुआ सब रूटीन कॉल. थैंक यू सर. ठीक है, बाकी लोगों को भी ऐसे ही याद रखना है हर चीज. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कॉल रूटीन मैकेनिज्म सेव द एड्रेस टू द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑफ द कॉलर. मैंने पूरा आपको शेयर किया हुआ था, खुला हुआ था. आपको केवल एक बार जस्ट पढ़ लेना था, आपको याद आ जाता. सामने खोल के मैं बैठा हुआ हूं, आपको दिख भी रहा है.
of the caller so that when returned it can resume execution at the next instruction. साफ साफ लिखा हुआ है बाबू, है ना। रजिस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ये क्या है, ये एक रजिस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जिससे कि क्या होता है कि हाउ टू सेव द वैल्यूज ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको किस तरीके से सेव करना है, स्टोर करना है ना। बिफोर कॉल, और कॉल के पहले कैसे उसको सेव कर लेना है। कॉल हो जाएगा तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो पहले वाला वैल्यूज कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, तो उसके वैल्यूज को स्टोर कर लेना है। ये भी एक रजिस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म सब रूटीन में होता है। एन आर्ग्यूमेंट पासिंग कन्वेंशन, आर्ग्यूमेंट पासिंग मतलब एक्चुअली जब भी हम लोग कॉल करते हैं, जब भी इंस्ट्रक्शंस को कॉल किया जाता है, तो जिस इंस्ट्रक्शन को कॉल किया जाता है वो जो इंस्ट्रक्शन है वो कॉल ही कहलाता है, और जो कॉल करता है, जो इंस्ट्रक्शन कॉल करता है उसको कॉलर कहा जाता है। तो कॉलर और कॉली में अंतर क्या होता है, जो जिस इंस्ट्रक्शन को कॉल किया जाता है वो कॉली होता है, जो इंस्ट्रक्शन कॉल करता है वो कॉलर कहलाता है। एन एग्रीमेंट बिटवीन कॉलर एंड कॉली ऑन हाउ आर्ग्यूमेंट्स आर टू बी प्रोसेस्ड, तो प्रोसेस किस तरीके से आर्ग्यूमेंट को करना है वो चीज इसमें होता है। कॉल रिटर्न मैकेनिज्म में दो चीजें, कॉल और रिटर्न, ये दोनों चीज बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो कि कॉल और रिटर्न फंक्शन के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और इसमें जो है हम लोग सारा चीज जो है इसी पे आधारित होता है कि किस तरीके से हम लोग सब रूटीन को मैनेज, इस सब रूटीन पूरा इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें जिस पर जाना है उसको कॉल करना पड़ेगा और फिर वापस रिटर्न आना पड़ेगा, तो ये कॉल और रिटर्न का जो फंक्शन है वो दोनों एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद यूज कॉल और टू कॉल अ पर्टिकुलर सब रूटीन, यूज रिटर्न टू रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन। ठीक है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ग्लोबल सब ए, सब ए अब क्या है, ग्लोबल सब ए डिफाइन कर दिया गया। सब ए के अंदर सेव एसपी 96 एसपी कॉल सब बी। अब यहाँ पे आ गया आपका कि ये इंस्ट्रक्शन ऐसे एग्जीक्यूट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ गया कॉल सब बी, तो यहाँ पर के बाद नीचे एग्जीक्यूट नहीं होकर के ये सीधे यहाँ से कहाँ को रिलेट करेगा, इस सब बी को चला जाएगा और पहले यहाँ का एग्जीक्यूशन पूरा कर लेगा, और जब यहाँ का एग्जीक्यूशन करेगा तब इसको मिलेगा रिटर्न, तो ये रिटर्न कहाँ चला जाएगा, फिर वापस यहीं आ जाएगा, और यहाँ के बाद एग्जीक्यूशन जो पहले जहां पे रुक गया था वो वहां पे से एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है। अब आगे देखिए रजिस्टर सेविंग कैसे होता है, तो सब रूटीन मस्ट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर विच रजिस्टर विल बी चेंज्ड, कौन सा रजिस्टर कैसे चेंज होगा वो आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे हो जाता है, विच रजिस्टर विल बी चेंज्ड, और कौन सा रजिस्टर चेंज होगा कौन सा रजिस्टर चेंज नहीं होगा दोनों आपको पता चल जाता है। सब रूटीन ऑल्सो नीड्स टू यूज रजिस्टर्स फॉर कंप्यूटेशन, सब रूटीन ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ रजिस्टर्स का उपयोग करते हैं कंप्यूटेशंस के लिए। टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट ड्यू टू मॉडिफाइंग रजिस्टर्स, कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि अगर किसी सब रूटीन को या रजिस्टर्स को मॉडिफाई कर दिया गया तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इस साइड इफेक्ट के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पहले की जो वैल्यूज है उसको स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि we will save values in register before doing anything and restore back from return, और return से फिर back हो जाते हैं। In most CPUs we will push pop values in registers to and from stack, कई बार to stack से भी जो है push और pop फंक्शन के द्वारा रजिस्टर में वैल्यूज को डालते हैं और रजिस्टर से बाहर भी निकालते हैं, है ना। In SPARC we have restore instructions। SPARC क्या है, SPARC एक अलग फंक्शनैलिटी है जिसमें कि रिस्टोर फंक्शन के लिए यूज होता है ना, तो उसको स्पार्क बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इट सेव्स एंड एलोकेट्स, रजिस्टर सेविंग में it saves and allocate a space in a stack and save registers।
restore and deallocate a space, and restore registers. Pushing and popping of registers to and from requires lots of time. कई बार क्या होता है, जब सेव करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, किसी भी वैल्यूज को डिलीट करने के लिए स्टैक का प्रयोग करते हैं। यही सब चीज इसमें दिया हुआ है, जो कि पुशिंग और पॉपिंग कहाँ होता है, ये स्टैक में होता है। रिस्टोर कहाँ होता है, रिस्टोर का मतलब होता है एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। तो एलोकेट करना और डी एलोकेट करना, ये आपका रिस्टोरिंग का फंक्शन है। सेव कहाँ पे होता है, तो स्टैक में सेव होता है। स्टैक क्या है, स्टैक इज ऑल्सो अ रजिस्टर, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, परफॉर्म्ड बाय सेव एंड रिस्टोर रजिस्टर। अब यहाँ पे जो है आपको ध्यान ये देना होगा कि जितना भी आपका इंस्ट्रक्शंस जो मैंने असेंबली लेवल लैंग्वेज में आप लोगों को कराया है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस तरीके से यूज हुआ है, कौन सा लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है, कौन सा अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सा ट्रांसफर करने वाला इंस्ट्रक्शंस है, कौन सा सब रूटीन इंस्ट्रक्शंस है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन से डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके कारण जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि जो आपका SPARC है, ये क्या है, ये एक रजिस्टर्स है। SPARC क्या है, ये एक रजिस्टर्स है। तो रजिस्टर क्या है, SPARC रजिस्टर, ये बेसिकली क्या होता है, 32 बिट का होता है, और 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। ये क्या है, 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जो कि विजिबल करवाते हैं प्रोग्राम को किसी भी गिवन टाइम में जो है वो प्रोग्राम को रजिस्टर करवा सकते हैं कि ग्लोबल रजिस्टर कौन सा है और लोकल रजिस्टर कौन सा है। तो ग्लोबली जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसको SPARC से हम लोग डिनोट करते हैं। तो SPARC रजिस्टर्स कई सारे होते हैं, उसकी अलग अलग वैल्यूज होती है, उसमें भी डिफरेंट जो आपके प्रोसेसर्स हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। इसको जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको भी कि बहुत सारे ऐसे तो 160 तरह के अलग अलग जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, तो उसमें से ये भी एक है ना। तो स्पार्क रजिस्टर भी एक है। SPARC का फुल फॉर्म क्या होता है? SPARC का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ठीक है, स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। ओके सर। ठीक है, इसको रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट में और यूज करते हैं, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग में यूज करते हैं, जिसको कि रिस्क कहा जाता है, RISC। आपको पढ़ना है इसको, रिस्क एंड सिस्क पढ़ना है, रिस्क एंड सिस्क आपको पढ़ना है। रिस्क में क्या होता है, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, रीड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो स्पार्क का मतलब है स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ठीक है, याद रहेगा। वैसे इन सब चीजों को आप लोग इंटरनेट पे भी ढूंढते रहिए कि कौन सा रजिस्टर क्या है। MVI मूव इंस्ट्रक्शन विथ इमीडिएट रजिस्टर्स होते हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको याद नहीं करना है। बेसिकली 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, अपने आप याद हो जाता है। उसको बैठ के रटना थोड़े ना है, और इंजीनियर्स रटते नहीं है कभी भी। ये ध्यान रखिएगा कि आपको रटना नहीं है, 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा, अपने आप को याद हो जाता है। ठीक है, आगे कई सारे ऐसे चीजें आएंगी। अब देखिए यहाँ पे SPARC इट हैज 8 ग्लोबल रजिस्टर्स। SPARC के अंदर जो है 8 ग्लोबल रजिस्टर्स आते हैं। ठीक है, तो वो 8 ग्लोबल रजिस्टर्स है, जिसमें कि देखिए द जनरल रजिस्टर्स जो कि 24 रजिस्टर्स होते हैं, और 8 अलग से हो गए, तो 24 + 8 टोटल 32 रजिस्टर्स अवेलेबल हो गए।
तो इसमें मैपिंग मैकेनिज्म के जरिए जो है ये काम होता है। स्पार्क में जो है दो अलग अलग इंटरनल पॉइंटर्स होते हैं, एक कहलाता है CWP, दूसरा WIM। CWP मतलब करंट विंडो पॉइंटर और WIM विंडो इनवैलिड मार्क। तो ये सब सारी चीजें हैं आपको SPARC में आता है, ठीक है। और SPARC क्या होता है अभी मैंने बताया है, बताइए कशिश क्या होता है? स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर। वेरी गुड, तो आप लोग को याद रखना है ना। अब ये जो है आगे देखिएगा कि स्पार्क जो रजिस्टर्स होते हैं वो कई सारे चीज को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका मैंने आपको बताया कि करंट विंडो पॉइंटर होता है। तो करंट विंडो पॉइंटर यहाँ पे ये है, तो करंट विंडो पॉइंटर अगर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है तो उसका उस विंडो का जो रेंज है वो कितना होगा, 8 बिट का होगा। तो 8 बिट का होगा मतलब I0 से I7 तक होगा, है ना। रजिस्टर 0 से रजिस्टर 7 तक होगा, वो देखिए यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। तो यहाँ पे 3 करंट विंडो पॉइंटर है, तो 3 मतलब 8 3 जा 24, तो 24 बिट्स इसी स्पार्क रजिस्टर में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 3-3 करके आपको दर्शाया भी गया है, 0 से 7, 0 से 7, 0 से 7। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैपिंग होती है। अब दूसरा है आगे में, जब आपका वो उस समय करंट विंडो पॉइंटर शिफ्ट हो जाता है, मतलब करंट विंडो पॉइंटर का काम हो गया, तो नेक्स्ट आगे जो शिफ्ट होगा वो आगे वाला का जो एड्रेस होगा वो I0 से I7 तक ले लेगा, ठीक है। I0 से I7 तक ले लेगा, ये देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा I0 से I7 तक। यहाँ पे मैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपका CWP है, यहाँ पे WIM है ना। और WIM क्या होता है देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, विंडोज इनवैलिड मार्क, जिसमें कि विंडो में मार्किंग जो है इनवैलिड कर दिया गया है। तो ये आपका इफेक्ट है सेव इंस्ट्रक्शन का। सेव इंस्ट्रक्शंस के कुछ इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं आपको, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, ये जो होता है वो आपका सेविंग के पहले है, तो सेविंग के पहले इसको यूज किया गया। तो जैसे ही यहाँ पर से हटता है, मतलब ये कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पर से हट रहा है, तो वो क्या होगा, वो सेव हो जाएगा और वो सेव होकर के कहीं और चला जाएगा, मतलब किसी और रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, है ना। किसी और रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, और ये रजिस्टर बिफोर सेव और आफ्टर सेव अलग अलग होगा। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो आपका करंट विंडो पॉइंटर है वो क्या करता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में शिफ्ट हुआ, तो पहला लोकेशन में जो आंसर होगा उसको क्या भूल जाएगा, उसको भूलेगा नहीं ना, उसको तो याद रखना है। तो उसको याद रखना है तो उसके लिए सेव करके रखेगा, तब तो याद रहेगा। कंप्यूटर के पास थोड़े ना दिमाग है, वो तो सेव से ही काम चलाता है। तो जब सेव कर देंगे, उसको स्टोर करेंगे कहीं पर, किसी रजिस्टर में डालेंगे, तो इसी पर्टिकुलर चीज को किसी न किसी रजिस्टर में डाल देंगे। वही यहाँ पर शो करने की कोशिश की है मैंने। यहाँ पे आपका बिफोर सेव है, यहाँ पे आफ्टर सेव है, ठीक है। बिफोर सेव में स्टैक एरिया फॉर ए और आफ्टर सेव में स्टैक एरिया फॉर बी। इस तरीके से काम चलता है। आई होप आई एम क्लियर। आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ सेव इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड अ न्यू सेट ऑफ लोकल रजिस्टर। ऑब्वियसली न्यू सेट ऑफ लोकल रजिस्टर उसको मिल जाएंगे, न्यू सेट ऑफ आउट रजिस्टर्स मिल जाएंगे। तो कई सारी चीजें अवेलेबल है जो कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा, काफी कुछ इसमें है। इस पर्टिकुलर फाइल को भी मैं आपको क्लासरूम में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, गूगल क्लासरूम में ये चीज चला जाएगा। गूगल क्लासरूम में आप लोग इसको जो है अपने अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काफी कुछ इसमें। सब रूटीन्स को मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर। आगे जो है, आगे पढ़ने बताने से पहले जो इसको मैं आपको भेज दूंगा, तो आगे जो है कुछ प्रोग्राम्स वगैरह इसी पे बेस्ड होंगे जो कि आपको देखना होगा।
तो इफेक्ट्स ऑफ सेव इंस्ट्रक्शन से हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. हैविंग एनी क्वेश्चंस? किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर मैपिंग मैकेनिज्म क्या होता है? मैपिंग मैकेनिज्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ रिया। देखिए मैपिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि जब हम एक एड्रेस से किसी एड्रेस में सेव कर देते हैं किसी भी रजिस्टर को, किसी भी रजिस्टर में कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, तो वो वैल्यू कहीं और स्टोर होता है, ठीक है, और उसका स्टोरेज किसी और रजिस्टर में हो रहा है, तो इसको मैपिंग बोलते हैं। एक वैल्यू कोई और रजिस्टर में जो स्टोर्ड है उसको किसी दूसरे रजिस्टर में अगर उस वैल्यू को दर्शाते हैं तो उसको मैपिंग मैकेनिज्म कहते हैं, मैपिंग बोलते हैं, है ना। ये सब स्टोरेज है, कोई दिक्कत? नो सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? फैज कोई प्रॉब्लम? सब लड़कियां ही केवल पूछती हैं, लड़के पढ़ ही नहीं रहे क्या कभी? पढ़ते हैं सर। अरे भाई तो तुम लोग नहीं पूछते हो, कैसे पता चलेगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो? पढ़ोगे तो ही प्रॉब्लम होगा, नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल। पढ़ रहे हो जी कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ते हैं सर। अच्छा, ज्वाइन भी किए हैं तो सब लड़कियां ही ज्वाइन की हैं, लड़के तो ज्वाइन भी नहीं करते हैं, ये बड़ा दिक्कत है। हम इफेक्ट कर जाएगा, मैं बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर आप लोगों को इफेक्ट कर जाएगा ये चीज। आप लोगों का इंटरनल नंबर नहीं आएगा तो हमको मत कहिएगा। आप लोग ना सिस्को कर रहे हैं सही से, और ना ही आप लोग जो है वो इधर काम कर रहे, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। सिस्को का सर्टिफिकेशन आप लोगों को किया गया, आप लोगों को दिया गया, वो भी आप नहीं करते हो सही से, कोई भी नहीं कर रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? CCNA वगैरह हो रहा है, उसमें सी का और C++ का हम लोगों ने लिया था कि भाई एग्जाम देना, कहाँ कंप्लीट किया? किसी ने भी नहीं कंप्लीट किया। 107 लोगों को किए हैं एनरोल, जिसमें कि केवल 17 लोग कर पाए हैं, बाकी 90 लोग कहाँ हैं? घर में बैठे बैठे लेजी हो गए हो क्या जी तुम लोग? आप लोगों के ऊपर इतना इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है और आप लोगों को कोई जो है यही नहीं है। यही सब कोर्स बाहर से करोगे तो 8-8 हजार 5-5 हजार रुपया लेगा, तो बड़े शिद्दत के साथ बड़े प्रेम से तुम लोग करोगे। तरीका बड़ा खराब है कि यार तुम लोगों को फ्री में मिलता है तो तुम लोग नहीं करते हो। सर कॉलेज कब खुलेगा सर? कॉलेज कब खुलेगा वो हमको नहीं मालूम, ये नहीं मालूम क्योंकि ऐसा कोई नोटिस आया नहीं, और कॉलेज खुला हुआ है, कॉलेज बंद नहीं है। हम लोग डेली कॉलेज में जाते हैं, हम लोग डेली, अभी हम जाएंगे तुरंत, आप लोग का क्लास लेना था इसलिए रुके हुए थे, हम 10 सवा 10 में कॉलेज, और 10 से लेकर के फिर वहीं रहेंगे हम। तो सर इंटरनल वगैरह मतलब हम लोग का ऑफिस जो है, आप लोग का ऑफिस जो है वो खुला हुआ है, ऑफिशियल सारा। गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है क्लास लेने के लिए, तो हम लोग कैसे ले लेंगे क्लास? कॉलेज में अगर आप लोगों को कोई काम है तो आप लोग कर सकते हैं आकर के। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह भी लिखना पड़ेगा ना? ऑब्वियसली जितना मैंने आपको बताया हुआ है कि जितना मैंने आपको दिया है क्वेश्चन पूछे हैं ना मैंने, जो आपका ये हुआ था क्लास टेस्ट, 3-4 क्लास टेस्ट हो चुका है ना, तो उसके सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। और मैंने ये भी कहा था कि आपको कंडीशनल जो आपका लॉजिक गेट्स वगैरह है उसको भी करना है। तो आप लोग प्रैक्टिकल में नहीं कर रहे हैं क्या ये सब?
ये चीजें तो मैंने बता सर लॉजिक गेट का पूरा थ्योरी उतारना पड़ेगा उसमें। नहीं, उतारना और छापना नहीं है बाबू, आपको पढ़ना है और अपने लैंग्वेज में लिखना है, किसी भी बुक से छपा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ना है, ओके सर। लैंग्वेज में लिखना है। जैसे एंड गेट क्या होता है, एंड गेट का डेफिनेशन, उसका डायग्राम, उसका ट्रूथ टेबल, उसका एक एग्जाम्पल, ये सब चीज। तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, जितना भी गेट है वो सब, एक्सक्लूसिव गेट, आपका जो है जितना भी गेट है वो सारा का सारा गेट उसमें होना चाहिए, वो आपका एक है। प्लस अब मैंने करीबन हर क्लास में जो है, क्लास टेस्ट में 5 से 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो 4 ये 3 ही अगर मान लेते हैं तो कभी उसमें कम से कम 18 क्वेश्चंस हो गए, वो आपको प्रैक्टिकल कॉपी में करने हैं। बी रेडी विथ इट, बहुत काम करना है आप लोगों को। साथ ही साथ सिस्को का पूरा सर्टिफिकेशन वाला कोर्स करना है आपको। तो आपके पास देखिए, तो आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के अलावे, लेकिन अगर टाइम आप लोग निकाल लेते हैं, इट्स वेरी गुड, कि पढ़ भी लेते हैं और फिर टाइम भी निकाल लेते हैं, तब तो बहुत अच्छे है। और केवल टाइम निकाल करके पढ़ाई में से काट करके टाइम को निकाल रहे हैं, तो दिस इज रियली बैड। और मुझे कोई फर्क है, मुझे कोई फर्क पड़ता है, बताइए, मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या आप पढ़े ना पढ़े? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरा ब्रांच है, मुझे खुशी होगी आप लोग अच्छा करोगे। नहीं तो हमको क्यों पढ़ा हुआ? और बाकी के टीचर्स आप लोगों को इतना मोटिवेट भी नहीं करते होंगे पढ़ने के लिए, करते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। कोई किसी को कोई मतलब नहीं है यार कि तुम लोग क्या कर रहे हो जीवन में। सर एग्जाम भी तो दिसंबर में ही हो सकता है। जनवरी में होगा, जनवरी में लास्ट में से फर्स्ट या लास्ट तक में हो जाएगा। आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हाँ, लेकिन बीच में कभी भी आपका जो है फॉर्म भराने का डेट आ सकता है, दिसंबर में फॉर्म भराने का डेट आ जाएगा। तो यू हार्डली हैव नवंबर विथ यू, नवंबर में सारा काम कर लेना होगा, क्योंकि दिसंबर में तो आप बिजी रहिएगा। तो ये वो प्रैक्टिकल जमा करो, तो सेशनल जमा करो, तो आपका वो सब लिखना है, बहुत कम टाइम है। नवंबर में आपका आधा टाइम निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो नवंबर समझिए पार ही हो गया, आपके पास केवल हाफ नवंबर और हाफ दिसंबर बचेगा। तो आपको तो करना है, कर लीजिए। जनवरी में तो एग्जाम होना ही चाहिए, अभी तक कोई नोटिस नहीं है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, सब पढ़िए, आराम से ध्यान से पढ़िए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर प्रैक्टिकल सारा सीरियल वाइज बनाना है या फिर जहाँ तहाँ से बना सकते हैं? मैंने आपको बताया कि अब मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, तो पहले क्लास टेस्ट 1, फिर क्लास टेस्ट 2, फिर क्लास टेस्ट 3, ऐसे करके कीजिएगा। और उससे पहले भी सबसे पहले लॉजिक गेट से शुरू कीजिएगा। ओके सर। ठीक है, और मैंने कुछ कुछ प्रोग्राम्स भी बताए हैं प्रैक्टिकल वाला, वो भी करना है। आप देखिएगा कि प्रैक्टिकल्स में प्रोग्राम्स मैंने बताए हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट, तो कन्वर्जन, वो सब भी उसमें लिखना है। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये सब करना है, प्रैक्टिकल ही है ना वो भी। यस सर। और भी प्रोग्राम्स बताए हैं मैंने, बाइनरी से कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, वो भी प्रोग्राम बताया है मैंने, वो सब आपको लिखना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।